गुड मॉर्निंग। आज हम मौर्यन जो पीरियड है उसकी सामाजिक जो भी समाज था या सामाजिक जीवन जो था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो पहले के धर्मशास्त्रों की भांति कौटिल्य ने भी वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। यानी कि जो इसके मौर्यन पीरियड के जानने का मुख्य स्रोत जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था को ही महत्व दिया गया है। उनके अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा करना राजा का ही कर्तव्य है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कौटिल्य ने भी चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए हैं, लेकिन शूद्र को शिल्पकला और सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से भी आजीविका चलाने की अनुमति दी है और इन्हें ही सम्मिलित रूप में वार्ता कहा गया है। यानी कि वार्ता का क्या मतलब है? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, ये तीन चीजों से जब आजीविका चलाई जाती है तो उसको हम वार्ता कहते हैं। इस व्यवस्था से शूद्र के आर्थिक सुधार का प्रभाव उसकी सामाजिक स्थिति पर भी पड़ा। कौटिल्य द्वारा निर्धारित शूद्रों के व्यवसाय वास्तविकता के अधिक निकट हैं। वैश्यों के सहायक के रूप में अथवा स्वतंत्र रूप में शूद्र भी कृषि, पशुपालन तथा व्यापार किया करते थे। अर्थशास्त्र में एक और परिवर्तन दिखाई देता है और वह यह है कि शूद्र को आर्य कहा गया है तथा उसे मलेच्छ से भिन्न माना गया है। कहा गया है कि आर्य शूद्र को दास नहीं बनाया जा सकता। यद्यपि मलेच्छों में संतान को दास रूप में बेचना या खरीदना दोष नहीं है। समाज में ब्राह्मणों का एक विशेष स्थान था, किंतु मनु तथा अन्य जो भी धर्म सूत्र हैं, इस भांति इस तथ्य को बार बार दोहराने का प्रयास अर्थशास्त्र में नहीं किया गया। यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि ब्राह्मण समाज का बौद्धिक और धार्मिक नेतृत्व करते थे। वे ही शिक्षक तथा पुरोहित होते थे। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ करवाए जाने का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। राजा के पुरोहित और कानून मंत्री अधिकांश इसी वर्ग से नियुक्त किए जाते थे। उन्हें आर्थिक और कानून संबंधी विशेष अधिकार प्राप्त थे। राजा के शिक्षकों, यज्ञ कराने वाले पुरोहित तथा वेद पाठी ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। यह भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी और यह पूर्णतः कर मुक्त थी। ब्राह्मणों की समाज में प्रधानता बहुत पहले से ही चली आ रही थी और इस व्यवस्था में भी इसका प्रबल विरोध नहीं किया गया था। ब्राह्मण आदि चार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अनेक वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख किया है और इनकी उत्पत्ति धर्मशास्त्रों की भांति विभिन्न वर्णों के अनुलोम या प्रतिलोम विवाहों के बाद ही इनकी बताई गई है। और ये जो वर्ण संकर जातियां हैं, ये हैं अंबष्ट, निषाद, पार्शव, रथकार, शता, विदेहक, मागध, सुत, पुलकस, वेण, चांडाल, श्वपाक आदि। इनमें से कुछ तो आदिवासियां जातियां थी जो निश्चित व्यवसाय से आजीविका चलाती थी और कौटिल्य ने चांडालों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना है। इनके अलावा तंतुवाय जुलाहे को कहा जाता था, रजक धोबी को कहा जाता था, दर्जी, सुनार, लुहार, बढ़ई आदि व्यवसाय पर आधारित वर्ग जाति का रूप धारण कर चुके थे। अर्थशास्त्र में इन सब का समावेश शूद्र वर्ण के अंतर्गत किया गया है। अशोक के अभिलेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख है जो शूद्र वर्ग के अंदर ही समाविष्ट किए जाते हैं। जाति प्रथा की कुछ विशेषताओं की पुष्टि मेगस्थनीज की इंडिका से भी होती है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता और न वह अपने व्यवसाय को दूसरी जाति के व्यवसाय में ही बदल सकता है। केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विशेष स्थिति के कारण यह अधिकार प्राप्त था।
धर्मशास्त्रों में भी ब्राह्मणों को आपातकाल में क्षत्रिय तथा वैश्य का व्यवसाय अपनाने की अनुमति दी गई थी। अब ये आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो मैगस्थनीज है उसने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। हालांकि ये सही तो नहीं है, लेकिन ये कई बार पूछ लिया जाता है। और ये 7 जातियां कौन कौन सी हैं? पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरक्षक, सातवां शासक वर्ग। मैगस्थनीज का यह वर्णन भारतीय वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था से मेल नहीं खाता है। दार्शनिकों की जाति को मैगस्थनीज ने 2 भागों में विभक्त किया है, पहला ब्राह्मण और दूसरा श्रमण। ब्राह्मण 37 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। ब्राह्मणों की वृत्ति के संबंध में मैगस्थनीज ने लिखा है कि यज्ञ, अंत्येष्टि क्रिया तथा अन्य धार्मिक कृत्य करवाने के बदले में उन्हें बहुत बहुमूल्य दक्षिणा मिलती थी। श्रमणों को भी 2 श्रेणियों में बांटा है, जो वनों में रहते थे और कंद मूल फल पर आजीविका चलाते थे। इन्हें बैखानस या वानप्रस्थ आश्रम से संबंध माना जा सकता है। दूसरी श्रेणी के श्रमण वे थे जो आयुर्वेद में कुशल होते थे और समाज में सम्मानित थे। मैगस्थनीज के श्रमण तथा ब्राह्मण वानप्रस्थ अथवा सन्यासियों से अधिक मेल खाते हैं, जैन और बौद्ध श्रमणों से नहीं। मौर्यकालीन भारतीय समाज का जो सप्तवर्गीय चित्रण मैगस्थनीज ने दिखाया है, उसमें जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया गया है। संभवतः ये पॉसिबल है कि एक विदेशी होने के कारण मैगस्थनीज भारतीय समाज की जो जटिलता थी उनको ढंग से नहीं समझ पाया। परिवार में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। फिर भी मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता था। उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी और पति की इच्छा के विरुद्ध वो कोई कार्य नहीं कर सकती थी। सम्राट घत की स्त्रियां प्राय घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने इस प्रकार की स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। राजघराने के अंतःपुर का उल्लेख अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने सती प्रथा के प्रचलित होने का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इस समय के धर्मशास्त्र इस प्रथा के विरुद्ध थे। बौद्ध तथा जैन अनुश्रुतियों में भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। मौर्य युग में भी बहुत सी स्त्रियां ऐसी थीं जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन न बिताकर गणिका के रूप में जीवन यापन करती थी। वे अनेक प्रकार से राजा का मनोरंजन करती थी और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इनसे राज्य को आय होती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष तथा एक राजपुरुष करता था। बहुत सी गणिकाएं गुप्तचर विभाग में भी काम करती थी। नगरों का जीवन चहल पहल का था। नट, नर्तक, गायक, वादक, तमाशा दिखाने वाले, रस्सी पर नाचने वाले तथा मदारी गांवों और नगरों में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इन कलाकारों के गांवों में प्रवेश पर निषेध था, किंतु नगरों में ऐसा प्रतिबंध नहीं था। नगरों में प्रेक्षाएं लोकप्रिय थी। स्त्री और पुरुष कलाकार दोनों प्रेक्षाओं में भाग लेते थे। इन्हें रंगोपजीवी तथा रंगोपजीवनी कहते थे। विहार, यात्रा, समाज, प्रवहन अन्य माध्यम थे जिनके द्वारा जनता सामूहिक रूप से अपना मनोरंजन करती थी। एक प्रकार के समाज वे थे जिनमें लोग सुरापान, मांस भक्षण तथा मल्ल युद्ध को देखकर मनोरंजन करते थे। अशोक को ये समाज पसंद नहीं थे, अतः उसने नए समाजों का प्रारंभ किया जिसमें हस्ती, अग्निस्तंभ तथा विमासों की झांकियां दिखाई जाती थी, ताकि लोगों में धर्माचरण को प्रोत्साहन मिले। कुछ ऐसे भी समाज थे जो सरस्वती के भवन में आयोजित होते थे और इनमें साहित्यिक नाटकों का अभिनय तथा गोष्ठियों का आयोजन होता था।
विहार यात्राओं में ब्रग्या और सुरापान की प्रधानता रहती थी। अशोक ने इन यात्राओं को बंद करवा दिया और धम्म यात्राओं को प्रारंभ किया। प्रवहन भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह थे जिनमें भोज्य और पेय पदार्थों का प्रचुरता से उपयोग किया जाता था।